तो हेलो साथियों, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास आप लोगों को आज NMMS का सेट साइंस से चैप्टर नंबर 3 ध्वनि को आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ध्वनि यानी कि साउंड। ठीक है, साउंड क्या है, साउंड के बारे में पूरा आज डिटेल्स जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगा और इससे रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, सब में इससे जो है पूछा जाता है साउंड से। अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे ये पूरा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे नंबर 1 है ध्वनि की संचरण, यानी कि ध्वनि का संचरण। तरंग के बारे में पढ़ेंगे, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, ध्वनि के अभिलक्षण, श्रव्यता की परिसीमा, शोर और संगीत, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में। ठीक है, तो लगे रहिए अभी से अंतिम तक और समझिए साउंड को अच्छे से। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न था उसका अगर जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में तो उनका अगले वीडियो में नाम बोला जाएगा। तो इसी तरह से एक विद्यार्थी जो हमारे हैं वो सौरभ नाम है उनका, और वो आजम करके रहने वाले हैं। वो विद्यार्थी जो है मेरा पूरा वीडियो जो है वॉच करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो वो जो है सही जवाब दिए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप जब जवाब देते हैं तो आपका अनाउंस जो है नाम बोला जाएगा वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में। क्लियर ध्यान देंगे कि भाई सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ध्वनि है क्या, यानी कि साउंड क्या है। क्योंकि साउंड पहले अगर चैप्टर का नाम ही साउंड है तो उसको जानना ज़रूरी है कि भाई चैप्टर जो है क्या कह रहा है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि ध्वनि क्या है, साउंड। ध्वनि को इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। ठीक है, तो साउंड से ही पता चल जाता है कि एक प्रकार का यह कंपन या विक्षोभ है ना। एक प्रकार का ये क्या है, कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव, गैस से होकर संचरित होती है। किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहा जाता है जो मानव के कान में सुनाई पड़ता है। यानी कि सीधी सी बात है कि हम लोग साउंड किसे कहते हैं, तो जो हम लोग सुनते हैं, चाहे कोई भी आवाज़ हो, किसी तरह का भी आवाज़ हो जिससे हमारा कान सुन लेता है। ठीक है, या फिर हमें जो सुनाई देता है वो क्या है, साउंड है। तो एक प्रकार का क्या होता है, साउंड क्या होता है, कंपन होता है या विक्षोभ कहिए, कंपन या विक्षोभ। जैसे कोई हम टेबल को पीटते हैं तो टेबल को पीटने के बाद, ठीक है, या टेबल को खरोंचते हैं तो उसमें कि कहीं ना कहीं हल्का हल्का आवाज़ आता है, जब पीटते हैं तो तेज़ आवाज़ आता है। तो क्या करता है, कंपन होता है या विक्षोभ होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों से जो है ये क्या होता है, संचरित होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो ये साउंड आप लोगों को यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद ध्वनि का संचरण, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे ध्यान देंगे, ध्वनि का जो संचरण होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, ध्वनि तरंग के रूप में एक स्थान से, तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, संचरित होता है ना। कौन से रूप में, तरंग के रूप में। ध्वनि तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है। ध्वनि का संचरण हमेशा किसी न किसी माध्यम से होकर ही जाता है, और आपको पता है कि ठोस, द्रव और गैस से संचरित होते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ध्वनि का संचरण सबसे तेज किस में होता है, तो आपको बताना होगा ठोस में। किस में बताना होगा, ठोस में। उसके बाद द्रव में, और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। तो सवाल इससे बनता है और कई बार पूछा है कि ध्वनि का संचरण निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक होता है। तो 3 ऑप्शन रहेंगे, ठोस, द्रव और गैस, और इनमें से कोई नहीं। तो ठोस जो है आपका सही जवाब होगा उस समय। ठीक है, ठोस में ध्वनि का संचरण सबसे तेज होता है। अब आगे चलेंगे, तरंग। अभी तरंग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भाई ध्वनि एक प्रकार का तरंग है, और तरंग के रूप में ही क्या करता है, ये गति करता है, संचरित करता है। अब यहाँ समझेंगे तरंग। ये देखिए, आप स्पीकर है और स्पीकर से आवाज़ निकल रहा है और हमारे कानों तक पहुँच रहा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का, ये क्या है, ध्वनि है, आवाज़, ध्वनि। ये किस रूप में जाता है, तो तरंग के रूप में जाता है। किस रूप में,
तरंग के रूप में जाता है। तरंग देखिए, तरंग का जो शेप होता है कुछ इस तरह से होता है, एकदम सांप जैसा, ऐसे। ये तरंग का गति है, मतलब तरंग का सिंबल है, कुछ इस तरह से होता है तरंग, ठीक है। और इसी माध्यम से तरंग के रूप में ही जो है ध्वनि क्या करता है, संचरण करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये तरंग का सिंबल हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इसीलिए इसे ध्वनि तरंग कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ध्वनि तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण माध्यम के कणों की गति के कारण होता है, इसलिए ध्वनि को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। ये ध्वनि का संचरण है ना, वो क्या होता है, क्या होता है, ध्वनि को यहाँ पे समझिएगा, कौन से माध्यम, कणों की गति के कारण होता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा आवाज़ अगर आपके तक पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं बीच में जो है ना वायु के कण मौजूद हैं, और जो हम बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है, उससे आवाज़, जो माउथ से जो आवाज़ निकल रहा है वो कणों से टकरा रहा है, और प्रत्येक कण जो है उसको क्या कर रहा है, कंपित कर रहा है और आगे की ओर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये कणों से होने वाला जो संचरण है, इसलिए यहाँ पर इसको कहा जाता है यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद जो है आगे हम लोग चलते हैं, आयाम। देखिए तरंग में जो होता है ना, आयाम होता है, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, आयाम, ठीक है। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दो अधिकतम विक्षोभ को आयाम कहते हैं। भाई ये क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, तरंग है। तरंग के बीच में जो है एक यहाँ पे हमने क्या किया, लंब दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये जो ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे की ओर जो आ रहा है, इसको हम विक्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षोभ। और ये होता है, ये अगर देखा जाए इस स्थिति में तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, उच्च विक्षोभ, ठीक है, उच्च विक्षोभ, यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, एक और बात समझते हैं इसके बारे में। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर ही निर्भर करता है, यानी जब आयाम अधिक होता है तो ध्वनि जोर से सुनाई देती है और इसे ए द्वारा ही सूचित किया जाता है, याद रखना। मतलब कि ये इसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको बोलते हैं, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। और इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग। और इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को गर्त बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, ये जो स्ट्रिंग होता है, जितना ज़्यादा ऊंचा होगा एम्पलीट्यूड उतना होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये विक्षोभ की ऊंचाई को ही एम्पलीट्यूड कहा जाता है। विक्षोभ की ऊंचाई को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। आप देख सकते हैं, विक्षोभ इतना हुआ तो इसका एम्पलीट्यूड इतना हो गया। मतलब विक्षोभ की ऊंचाई को ही हम लोग क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम कहेंगे। तो आयाम सही में समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आयाम किसे कहते हैं, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद जो है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेव लेंथ। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। इसको तरंग लंबाई भी कह सकते हैं, यानी कि तरंग दैर्ध्य। तो दो क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को ग्रीक भाषा के अक्षर लैम्डा से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य है भाई, लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मीटर होता ही है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य का भी जो है मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे समझा जाए कि भाई कि तरंग दैर्ध्य इसमें कौन हुआ, तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। आपको बताए थे अभी, क्या बताए थे? देखिए ये है क्या चीज़? गर्त। ये क्या है? गर्त बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गर्त। और इसको अगर देखा जाए तो इसको हम लोग शिखर भी बोल सकते हैं। हम स्ट्रिंग बोले थे, लेकिन शिखर भी इसको कह सकते हैं। तो शिखर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या है? शिखर है। ये गर्त है, शिखर है। तो गर्त से शिखर और फिर गर्त, याद रखिए, फिर गर्त, याद रखिएगा यहाँ पे। और ये क्या है? ये भी शिखर है। ये भी क्या है? शिखर है। तो हम कह सकते हैं कि दो शिखर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। या फिर दो गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। अब इसको जो है लैम्डा से सूचित किया जाता है,
ठीक है, इसको लैम्डा से सूचित किया जाता है। मतलब कह सकते हैं दो शिखर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं कि दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, यानी कि तरंग दैर्ध्य कहेंगे। और इसको लैम्डा से सूचित किया जाता है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्लियर है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो हमको क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आवर्तकाल। अब देखेंगे आवर्तकाल किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि दो क्रमागत संपीड़नों या विरलों को एक बिंदु से गुजरने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। चलो आसान भाषा में समझ लेते हैं इसको, ठीक है। आसान भाषा में देखो, दूसरे शब्दों में कहेंगे कि एक दोलन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है इसका ऐसा मात्रक, सेकेंड होता है। तो भाई एक दोलन कितना के कहेंगे, भाई एक दोलन कितना कहेंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे बताते हैं। और आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध क्या है, तो एक फार्मूला बन जाता है v बराबर 1/t, v बराबर 1/t हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि हम किसको आवर्तकाल कहेंगे, भाई किसको हम एक दोलन कहेंगे, एक दोलन हम कितना को कहेंगे, ठीक ना। तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या है, गर्त है, यहाँ से चले उसके बाद फिर यहाँ पहुँच गए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम चल दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे। यहाँ पे समझिएगा, इसको आवर्तकाल नहीं बोलेंगे, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। दो क्रमागत संपीड़नों या विरलों को एक बिंदु से गुजरने में लगने वाले समय को कहेंगे। मतलब कि यहाँ से गर्त से फिर गर्त के पास पहुँचने में जितना समय लगेगा उस समय को कहा जाता है आवर्तकाल। याद रखिए, मतलब सीधी सी बात है कि वेवलेंथ तक पहुँचने में, ये वेवलेंथ तो अलग चीज़ हो गया, लेकिन एक गर्त से दूसरे गर्त तक पहुंचने में जो लगा समय होता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, आवर्तकाल बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इकाई समय में होने वाले कंपन या दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, तरंग की आवृत्ति कहते हैं। भाई उसमें क्या था कि एक दोलन में जितना समय लगेगा उसको आवर्तकाल कहते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि भाई आवृत्ति बता दीजिए, फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, इकाई समय में होने वाले कंपन या दोलनों की संख्या, इकाई समय का मतलब मान लीजिए 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में कंपन होने वाले दोलनों की संख्या को तरंग आवृत्ति कहते हैं। इसको न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। न्यू थोड़ा सा हल्का भी टाइप का ही होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है, ये न्यू है, न्यू कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब तरंग एक शिखर से गर्त तक जाती है और फिर शिखर तक पहुंचती है तो एक कंपन या एक दोलन कहलाता है। दोलन तो बता ही दिए थे कि भाई एक गर्त से लेकर के फिर एक गर्त तक पहुंच गया, इसको हम एक दोलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक दोलन बोलेंगे, ठीक। और याद रखिए 1 सेकेंड में जितना ही दोलन तय करेगा उसको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, तो वो हो जाएगा आवृत्ति। मतलब 1 सेकेंड में तय की गई जितना दोलन है काउंट करेंगे और उसको हम कह देंगे आवृत्ति है। इसका मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, यानी कि आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, इसको हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है, ऐसा ही मात्रक। अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा समझते हैं आगे, ध्वनि का अभिलक्षण। ध्वनि के अभिलक्षण में आप देखेंगे प्रबलता, जिसको बोलते हैं लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब होता है कि जो आपको तेज सुनाई दे रहा है ना, बोलते लाउड है, लाउडनेस है। मतलब कि जब आपके सामने नज़दीक जो है बहुत बड़ा जो है बॉक्स जो है आवाज़ कर रहा है, डीजे जानते हैं जी, आवाज़ कर रहा है, तो हम कहते हैं कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा है, मतलब कि लाउडनेस है, बहुत लाउड में। और जब कोई चिल्लाता है, कोई व्यक्ति अगर चिल्लाता है तो बोलते हैं बहुत लाउडली बोल रहा है, मतलब कि तेज बोल रहा है। तो प्रबलता अगर देखा जाए यहाँ पर ध्वनि के अभिलक्षण में प्रबलता देखते हैं क्या है। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई देती है, ठीक है। अगर धीमा सुनाई दे रहा है तो प्रबलता कम है, अगर तेज सुनाई दे रहा है तो प्रबलता ज़्यादा है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो डेसीबल होता है। प्रबलता को जो है डेसीबल में मापते हैं, डीबी में मापते हैं। किसमें, डीबी में मापते हैं। ध्वनि की प्रबलता आयाम के कंपन पर निर्भर करती है, आयाम के कंपन पर निर्भर करती है ना। पता होगा आप लोगों को प्रबलता, यहाँ पर जब आईपीएल देख रहे थे, ठीक ना,
तो आईपीएल में क्या था कि जब एमएसडी यानी कि एम एस धोनी जो थे, जब भी ग्राउंड में प्रवेश करते तो 120 से लेकर 180 है ना 128 डीबी तक आवाज़ आता था। इतना शोर होता था ग्राउंड में, ठीक है, इतना शोर होता था ग्राउंड में, समझिए आप। तो ये चीज़ है डीबी मतलब प्रबलता। किसका प्रबलता? ध्वनि का प्रबलता, ये चीज़ है। ये किस पे निर्भर करता है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम के कंपन पर निर्भर करता है। आयाम ज़्यादा होगा तो लाउडनेस सुनाई देगा, ठीक है। आयाम छोटा होगा तो क्या होगा? कम सुनाई देगा। अगर यहाँ पे हम देखें एक उदाहरण के तौर पे, तो देखिए आयाम बनाते हैं। अगर आयाम ऊंचा ऊंचा है तो ये क्या है? लाउड है। क्या है? लाउडनेस, ठीक है, लाउड है। और अगर मान लीजिए कि आयाम जो है वो छोटा छोटा है तो ये क्या है? ये लाउडनेस जो है ये क्या है? ध्वनि इसका कम है, इसका ध्वनि ज़्यादा और इसका कम। तो ये किस पे निर्भर करता है? आयाम पे। क्योंकि आपको पता है कि आयाम किसको कहते हैं? तो भाई बिछोभ का ऊंचाई होता है, उसको आयाम कहते हैं, ठीक है। तो आयाम अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाउड होगा, तेज़ आवाज़ सुनाई देगा। अब जब यहाँ आयाम छोटा होगा तो जो है तेज़ सुनाई नहीं देगा, कम देगा। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा तीव्रता। डीबी में मापते हैं। देखिए तीव्रता को यहाँ पे आप देखेंगे, जिसको इंटेंसिटी बोलेंगे। किसी इकाई क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि तीव्रता कहलाती है। बस सीधी सी बात है कि इकाई क्षेत्रफल है, ठीक है, से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि तीव्रता कहलाती है। मतलब कि अगर जल्दी जल्दी ध्वनि की तीव्रता आगे बढ़ रहा है, ध्वनि ऊर्जा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज़? तीव्रता। तीव्र वेग से बढ़ रहा है। अगर स्लो जो है ध्वनि ऊर्जा बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे कम तीव्रता है। चलिए समझते हैं। सामान्य श्वास, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया में नॉर्मली अगर देखा जाए तो तीव्रता जो होता है वो 10 से 15 डीबी होता है। तीव्रता कितना होता है? 10 से 15 डीबी होता है। अगर मृदु फुसफुसाहट है, आपस में एक दूसरे से फुसफुसाहट जो है फुसफुसा करके बात कर रहे होते हैं तो उसका जो है 15 से 20 डीबी का आवाज़ आता है, ठीक है। प्रबलता कितना है ध्वनि का? 15 से 20। अब सामान्य वार्तालाप, जैसे नॉर्मली आप दोस्त लोग जो है आपस में बैठ के जो बातें करते हैं, 5 मीटर के लगभग जो है दूरी तक आवाज़ जाए उतना आप जो बात करते हैं, ठीक है, उसका जो डीबी होता है वो 30 से 40 डीबी होता है। और व्यस्त यातायात, जैसे कि रोड पर जो बहुत सारे वाहन जो है गुजरते रहते हैं तो उस स्थिति में हॉर्न वगैरह जो बजता है और जो वाहनों का आवाज़ आता है वो लगभग 50 से 60 डीबी होता है। कितना? 50 से 60 डीबी। और औसत उद्योग जो होता है, उद्योग का मतलब फैक्ट्रियों से जो आवाज़ आता है, ठीक है, बहुत सारे मशीन चलते हैं तो आवाज़ करता है ना, तो 70 से 80 डीबी तक का ये आवाज़ आता है, ठीक है। एक चीज़ और जान लेते हैं कि अगर 80 से ज़्यादा डीबी का अगर आवाज़ कहीं से उत्पन्न हो रहा है तो हमारे लिए कष्टदायक होगा, ठीक है, हमारे कान के लिए वो अप्रिय होगा, ठीक है। यानी कि 80 डीबी से अधिक कष्टदायक होते हैं आवाज़। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? इसके बाद आगे चलेंगे तारत्व, जिसको बोलेंगे पिच, है ना। पिच क्या होता है? तो यहाँ पे आपको पिच 2 कंडीशन में दिखाया गया है। देखिए तारत्व ध्वनि का वह गुण है, मतलब एक प्रकार से ध्वनि का ही गुण है। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है। मतलब कोई जैसे कि क्या है ना कि किसी का आवाज़ अगर देखा जाए तो गर्ल्स लोग का आवाज़ क्या होता है? पतला होता है, और बॉय लोग का आवाज़ क्या होता है? मोटा होता है। तो हम कह सकते हैं जिसका पतला होता है उसका अगर देखा जाए तारत्व क्या होता है, समझिएगा। पुरुषों की आवाज़ की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, अर्थात उच्च तारत्व की होती है। अगर पतला आवाज़ निकल रहा है तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा दूर से जाएगा, इसलिए जो है उच्च तारत्व कहते हैं। स्त्रियों का आवाज़ क्या होगा? उच्च तारत्व का कहेंगे, क्योंकि पतला सुरीला आवाज़ निकलता है, पतला, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब उच्च तारत्व होगा तो इसका जो सिग्नल होगा, इसका जो तरंग होगा कुछ इस तरह से शेप में बनेगा, नज़दीक शेप में बनेगा। लेकिन जब निम्न तारत्व होगा, जब मोटा आवाज़ होगा तो इसका तारत्व कुछ दूर बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है उच्च तारत्व और निम्न तारत्व, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं थोड़ा श्रव्यता की परिसीमा, इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे।
देखिए श्रव्यता की परिसीमा, रेंज ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता यहाँ पे देखिए कितना कितना है। और अश्रव्य तरंगे जिसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, है ना, इनऑडिबल कहते हैं इसको, इनऑडिबल मतलब 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को अश्रव्य तरंगे कहलाती है। यानी 20 हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, अगर 20 हर्ट्ज जो है से कम की ध्वनि निकल रही है तो उसको हम अश्रव्य तरंगे कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से कम वाला जो ध्वनि होता है उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार अगर यहाँ पे देखा जाए तो तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। मतलब कि 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति वाला जो तरंग है उसको बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जाता है। जैसे देखिए भूकंप, जब भूकंप आया तो उत्पन्न होगा, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तब, वेल भी जो है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि उत्पन्न करती है। समुद्री तरंगे, हाथी, ये सब जो है होते हैं 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि उत्पन्न करती है, जिससे हमारी कान क्या कर सकती है, सुन नहीं सकती है। ठीक ना, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद जो है आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा श्रव्य तरंगे, ठीक है, वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के पास की होती है। ठीक है, श्रव्य तरंगे कहलाती है। ये तरंगे मानव कर्ण यानी कि कान के लिए संवेदनशील होते हैं, मतलब हम इसे आसानी से सुन सकते हैं और अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, जैसे सितार का आवाज़, गिटार का आवाज़, ऑर्गन, पाइप, बांसुरी, शहनाई, ये सब का आवाज़ जो निकलता है ना, ये सब का आवाज़ जो है निकलता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच से ही निकलता है और इसे हम आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपको समझना होगा। देखिए पराश्रव्य तरंग में देखिएगा जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति श्रव्य तरंगों की उच्चतम आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। सोचो 20 हर्ट्ज से 20,000 तो हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसको कहते हैं पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। इन तरंगों का उपयोग सोनार विधि में किया जाता है। सोनार विधि क्या चीज़ है, तो मान लीजिए समुद्र में कोई वस्तु जो है या कोई यान या कोई समुद्री पनडुब्बी अगर कहीं गुम हो गया है तो उसको पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या एक मशीन होता है जिससे क्या होता है, ये अल्ट्रासाउंड वेव निकलता है और उस वस्तु से जाके टकराता है और टकराने के बाद जो है वापस आ जाता है और पता चल जाता है कि ये वस्तु जो है वहाँ है। आप देख सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, आप इसको देखिए, ठीक है ना, कैसे होता है। यहाँ पे जब आप इसको देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पानी जहाज़ है। पानी जहाज़ में लगा हुआ है मान लीजिए सोनार। क्या लगा हुआ है, सोनार लगा हुआ है। एक मशीन है जो क्या कर रहा है, पराश्रव्य तरंगे छोड़ रहा है, मतलब अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ रहा है। ठीक है, और अल्ट्रा वेव साउंड जो है पानी के अंदर से जा करके, और जो पानी का तल है नीचे आप देखिए, तल के पास जो है ये क्या हो रहा है, जा करके टकरा रहा है और टकराने के बाद ये क्या होगा, वापस आएगा तो पता चल जाएगा कि भाई समुद्र का गहराई कितना है ना। समुद्र का गहराई मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मछलियाँ है ना, इसका भी पता लगाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या चीज़, अल्ट्रासाउंड वेव। चलिए यहाँ तक क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। इसके बाद देखिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, मतलब पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग जो होता है संकेत भेजने के लिए किया जाता है, मतलब कि कहीं कोई यान में संकेत भेजना है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज अल्ट्रासाउंड वेव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समुद्र की गहराई का मापन करने के लिए, जो कि अभी दिखा है, समुद्र का गहराई का मापन करने के लिए, कपड़े, वायुयान तथा घड़ियों के यांत्रिक पुर्जों को साफ करने के लिए, मतलब कि कहीं इस तरह का जो मशीन है अगर नॉर्मली देखा जाए तो छोटा मोटा ब्रश से साफ नहीं होगा, ख़राब भी हो सकता है, तो इसीलिए जो है कपड़े, वायुयान या घड़ियों के यांत्रिक पुर्जा को साफ करने के लिए इस पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे कंपन होगा और जो है साफ हो जाएगा पुर्जा। कारखानों की चिमनी से लैंप सूट हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि जो कारखाना का जो चिमनी है, चिमनी से जो लैंप सूट है, ये वाला जो दिख रहा है, इसको हटाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपसे, ये क्या है, चिमनी है।
तरल से कीटाणुओं को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब तरल कोई पदार्थ है तो उसे कीटाणु को खत्म करने के लिए जो है पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब कि शरीर में कहीं कुछ अगर जांच करवाना है, कुछ प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासोनिक जो है सोनोग्राफी किया जाता है, जिससे कि आप जांच हो जाएगा। अब हड्डी अगर टूट गया तो उसके लिए जैसे एक्सरे होता है, तो उसी तरह से अगर कुछ ऐसे शरीर में हो गए जो पता नहीं चल पा रहा है तो अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी जो है किया जाता है और उससे पता चल जाता है। क्लियर है। इसके बाद जो है भूकंप तरंगे। देखिए भूकंप तरंगे यहाँ पे देखिएगा। भूकंप तरंगे क्या होती है सुनिएगा। भूकंप पृथ्वी के सतह का कंपन है ना। भूकंप क्या है? पृथ्वी के सतह का कंपन है। भूकंप तरंगे सिस्मिक तरंगे होती है। भूकंप की जो तरंगे होती है ना वो सिस्मिक तरंगे होती है। और भूकंप तरंगे या सिस्मिक तरंगे मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। याद रखिए, भूकंप के तरंग को मापने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्लियर है। सिस्मोग्राफ देख सकते हैं, सिस्मोग्राफ का इस तरह का शेप होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है। कितना जो है भूकंप की तरंगे किस प्रकार से कितना तेज आया है उसको पता लगाता है। यहाँ डायग्राम जो है बन जाता है। ठीक है। विक्षोभ देखिए, विक्षोभ बन रहा है। तरंग का जो शेप बताए थे उस टाइप का यहाँ पे बनता है। कितना तेज गति से भूकंप आया है, ये चीज़ है, तीव्रता पता चलता है। अब देखिए शोर और संगीत। शोर और संगीत की बात करें यहाँ पर तो शोर और संगीत में देखिए नॉइज़ और म्यूज़िक। नॉइज़ मतलब कि शोर। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की ध्वनि सुनते हैं। इन ध्वनियों में कुछ ध्वनि अप्रिय लगती है और कुछ क्या लगती है, कुछ जो है प्रिय लगती है। ठीक ना। तो भाई जो अप्रिय लगती है उसको क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। शोर कहते हैं। मोटर वाहन के हॉर्न, पटाखों की ध्वनि, चक्की की ध्वनि, है ना, अगर ये चलता है तो हमें क्या लगता है? बेकार लगता है। मतलब एक प्रकार से अप्रिय लगता है। कान को सुनने का मन नहीं करता है उसको, इसलिए कान भी बंद कर देते हैं। ठीक है। तो वो अप्रिय लगता है। लेकिन इत्यादि दूसरी ओर ध्वनि जो सुनने में प्रिय होती है उसको हम संगीत कहते हैं। मतलब संगीत हम लोग सुन सकते हैं एकदम साउंड कम करके। ठीक है। लेकिन साउंड ज़्यादा कर देंगे तो वो भी अप्रिय लगने लगेगा, इसलिए साउंड कम करके ध्वनि को सुनिए, ज़्यादा टाइम तक आप सुन सकते हैं। इसके बाद जो है आगे चलते हैं ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में आप देखेंगे जिसको कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है यहाँ समझिएगा। वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनियों को शोर प्रदूषण कहते हैं। मतलब कि बिना मतलब का बहुत सारा आवाज़ अगर आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? अप्रिय ध्वनि है। अप्रिय ध्वनि जो होता है ना वातावरण में वो क्या कहलाता है? शोर प्रदूषण कहलाता है। जिसको हम लोग यहाँ पे अगर कहें तो ध्वनि प्रदूषण कह देंगे। इसको क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर इसका मुख्य कारण है। जो वाहन, बहुत सारे वाहन जो रोड पर जो चलते हैं ये सारे जो है हॉर्न बजते हैं, वाहन का आवाज़ होता है, तो ये शोर है। ऐसे जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। और भी चारों तरफ मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे, इन ध्वनियों की तीव्रता 90 से 95 डेसीबल से लेकर के 140 से 150 डेसीबल के मध्य हो सकती है। मतलब कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है अगर 90 से 95 डेसीबल से लेकर के 140 से 150 डेसीबल तक की ध्वनि अगर निकल रही है तो क्या है? वो ध्वनि प्रदूषण में आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नोट में अब थोड़ा सा हम बातें बताते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर जो है 45 से 60 डेसीबल है। मतलब उन्होंने WHO का निर्देशन है कि 45 से 60 डेसीबल तक यूज करिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आप ध्वनि का यूज करते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण में काउंट। तो आज का वीडियो जो है यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।